नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे 2027 की लड़ाई की और मुख्यमंत्री योगी की चढ़ाई की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत एक प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब का अपमान करने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया था। इस पुरानी पार्टी ने भारतीय संविधान के निर्माता के स्मारक बनाने से इनकार कर दिया था। इन्हीं लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हारने दिया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद स्मारक भी नहीं बनने दिया। मुख्यमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ ज़मीन कब्जा की गई है। वक्फ के पास उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग हिंसा भड़का रहे हैं। पश्चिम बंगाल में घर से घसीट कर 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यूपी में आज जो लोग दलित हितैषी होने की बात कहते हैं, इन्हीं के पार्टियों से जुड़े लोगों ने गरीब, वंचितों और दलितों की सबसे ज़्यादा ज़मीनें कब्जा की हैं। तो 2027 की यह लड़ाई को लेकर अभी से पिच तैयार होने लगी है और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हल्ला भी खूब बोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया ही है और अंबेडकर सम्मान समारोह या अभियान के तहत जो प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसी मौके पर उन्होंने कांग्रेस को खूब सुनाया भी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया और चुनावी जंग में क्या अंबेडकर अब सियासी हथियार भी बनते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन अंबेडकर साहब बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहे हैं, फोकस ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग वक्फ के नाम पर भी हिंसा भड़का रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। पश्चिम बंगाल में हुए हमले की उन्होंने निंदा भी की और जिक्र भी किया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उससे साफ तौर पर यह इशारा जा रहा है कि यूपी में आज जो लोग दलित हितैषी होने की बातचीत करते हैं, वो उनके प्रति कितना गंभीर हैं, वह समझा जा सकता है। इन्हीं की पार्टियों से जुड़े लोगों ने गरीब, वंचितों और दलितों की सबसे ज़्यादा ज़मीनें भी कब्जा की है, उन्होंने साफ तौर पर बोला है। और उत्तर प्रदेश की सियासी पिच क्या बिल्कुल तैयार है? 2027 में भी वक्त है, लेकिन जुबानी जंग बदस्तूर जारी है। हमारे एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले पासी साहब, शुरुआत आज आप से ही करते हैं। देखिए, हमला आप ही के खिलाफ खूब ज़्यादा हो रहा है आजकल। विपक्ष में तो आप हैं ही, लेकिन आप निशाने पर भी खूब रह रहे हैं। आमतौर पर सवाल पूछना आपका काम है, लेकिन अब देखिए सत्ता पक्ष ही आपसे सवाल पूछ रही है। वो आपसे सवाल पूछ रही है कि आप तो अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपने अंबेडकर साहब के लिए क्या किया? आपने उनके परिनिर्वाण के बाद एक स्मारक भी नहीं बनने दिया। आपने उनके अंतिम संस्कार की इजाज़त भी दिल्ली में नहीं दी। आपने उनके बारे में हितैषी बनने की बात तो की, लेकिन उनको चुनाव भी हरवा दिया। ये सारे आरोप आपके ऊपर केंद्रित किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि फेयर ट्रायल आपके साथ हो रहा है? क्योंकि आजकल मीडिया ट्रायल के अलावा बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं देश में। ओपनिंग कमेंट आप ही से। कुणाल सर, ये आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लगाए गए हैं ना। कांग्रेस के साथी आप हैं, तो दोस्त दोस्त ना रहा क्या? नहीं नहीं, जिस समय की ये बात और आरोप लगा रहे हैं, हाँ। उस समय तो समाजवादी पार्टी कहीं अस्तित्व में थी नहीं। समाजवादी पार्टी का तो गठन जो है वो 1992 में हुआ। अच्छा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ही दे दीजिए, दोस्ती निभाते हुए कम से कम। जी पासी साहब।
जी बता दीजिए कुछ, कांग्रेस के तरफ से ही ना सही अपनी दोस्ती के लिए कुछ तो बताइएगा ना। आप मिल के चुनाव लड़ते हैं, जब मिल के बात करते हैं तो डिफेंड भी तो कीजिएगा ना एक दूसरे को। देखिए सर, वो कांग्रेस हो या ये हो, जैसे पहले कांग्रेस का दौर था, लेकिन 1984 में अस्तित्व में बहुजन समाज पार्टी आई, तो उसका रीजन यही था कि दलित समाज के साथ जो है, अनुसूचित समाज के साथ सभी दलों में भेद था पहले। और ज्यादा भाई कांग्रेस उस समय समझ लीजिए ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही, लेकिन वो क्या है कि जैसे हमारे समाज के, ऐसा नहीं है कि उस समय भी हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अच्छा, हाँ। मेरे पिताजी के बाबा, उनका नाम था मोहन लाल पासी जी। वो 1900 शताब्दी के पहले ब्रिटिश हुकूमत में हवलदार थे। तो ऐसा नहीं है कि वो दलित समाज में, अनुसूचित समाज में पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पहले लोग भी थे, मिल जाते थे, लेकिन आज की अपेक्षा पहले बहुत कम थे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि हमारे समाज के लोगों को जो आरक्षित सीटें थी, उसमें जिसने भी टिकट दिया, चाहे वो पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, जिसने भी चुनाव लड़ाया वो जाहिल लोगों को चुनाव लड़ाया। जो समाज की आवाज के बारे में जानते ही ना हो कि समाज की आवाज क्या है, समाज की मांग क्या है, इसको हम संसद या विधानसभा में कैसे उठावें, क्या करें, वो उसमें ऐसे ऐसे लोग जीत कर गए जो विधानसभा और संसद भवन में सोते थे। मैंने राजनीति की इस पेंच को जानबूझ के उलझाया गया, यही कह रहे हैं ना? जी जी। और फिर क्या हुआ कि जब बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई 14 अप्रैल 1984 को, उसका गठन हुआ, आज उसी का स्थापना दिवस भी है। हाँ। उसके बाद से ये परंपरा उसने जो है मान्यवर कांशीराम ने तोड़ने का काम किया, और उन्होंने जो समाज में पढ़े लिखे लोग जो जानकार होते थे उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि हम जो है दबे कुचले समाज के लोगों को एमपी एमएलए बनाएंगे और संसद और विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन उनके मृत्यु के उपरांत मायावती जी ने इस मिशन को छोड़ दिया और वो भी भटक गई। और जो है वो भी मतलब बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करने लगी। और नहीं, ये बात तो आप कुछ हद तक ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि मायावती जी की क्या रास्ता है, क्या मंजिल है, आज के दौर में भी किसी को कुछ स्पष्ट रूप से नहीं पता। कभी आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बनते हैं, कभी हटा दिए जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, आपने अपनी बातों को रखा, हालांकि कांग्रेस के बारे में आपने बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं। जाटव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाटव साहब देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों दोस्त हैं। उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखिएगा तो बिल्कुल है, लेकिन कोई एक दूसरे के जो एरिना है उसमें बहुत ज़्यादा कूदने की भी कोशिश नहीं कर जाता। राजनीति की एक खूबसूरती भी हमें समझ में आती है। अब आप बता दीजिए सर, आप कांग्रेस को तो घेर रहे हैं, क्या आप समाजवादी पार्टी को भी उसी हिसाब से घेरते हैं? अंबेडकर साहब के लिहाज से यदि बातचीत की जाए, आप अगर इस लिहाज से घेरेंगे तो समाजवादी पार्टी किस नंबर पर रहेगी, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे? कौन ज़्यादा बड़ा हितैषी रहा अंबेडकर साहब का? या फिर आप जो बात करते हैं, स्मारक आपने बनाया, एक वह भी कहावत थी कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन नेकी करके अब तो गिनाया जाता है, वह भी यह दौर है, वरना कोई किसी के बारे में क्या बात करता और क्या माइलेज लेने की कोशिश करता। जाटव साहब देखिए, आज की जो डिबेट है इसमें मुझे एक चीज समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं पासी जी, उनकी बहुत अच्छी लगी। हाँ। इन्होंने एक बात कही कि इनके दादा जो थे वो ब्रिटिश समय में अंग्रेज सेना में सिपाही थे, कर्मचारी थे। और इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि उस वक्त में भी काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं पढ़े लिखे थे। काफी बड़ी तादाद में नहीं, कुछ लोग हमने कहा, बड़ी तादाद में नहीं। ठीक है, आपने कहा ना,
कुछ आपने तादाद कहा में, ना, कुछ आपने लोग। ये नहीं कहा कि लोग झाड़ू बांध करके पीछे रहते थे या गले में हांडी मटकी बांध करके रहते थे। भाई और वो सवाल किया नहीं गया तो मैं जो है उनके इनको बारे में और हम कैसे स्पष्ट करें? करूं। वो सवाल अब उसके सुन ले भाई जिम्मेदार तो साहब, आप आप जहाँ सुन ले वो जरा। लोग हैं ना। ठीक ठीक। अभी मेरी बात सुन ले, कोई बात नहीं, आप अपनी बात बोलना जब आपका समय आए। और इनको एक और इतिहास बता दूं, ये लखनऊ का नाम लखन पासी जो थे वहाँ के शासक, बिजली पासी जो वहाँ के शासक थे, उनके बेटे के नाम पर है। ये पासी जाति ये अस्पृश्य जाति नहीं है, ये शासक जाति है, ये बलिष्ठ जाति है, इन्होंने शासन किया है। और ठीक इसी तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सेनापति जो थी उनका नाम था झलकारी बाई कोरी। वो इतनी ताकतवर होती थी कि अंग्रेज उनकी ताकत से भयभीत होते थे और वो महिलाओं की जो उनकी सेना थी उनके मुंह पर काला कपड़ा बांध करके वो अंग्रेजों पर अटैक करती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश सैनिक उनको ब्लैक कैट बोलते थे। अच्छा। और ब्लैक कैट जो नाम पड़ा है ना, ब्लैक कैट कमांडो, ये नाम वहीं से निकल करके आया। झलकारी बाई कोरी समाज से थी और आज वो कोरी समाज जो है वो अस्पृश्य जातियों में गिनती होती है उसकी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। वो है, बेशक से उसके पीछे मंशा कुछ भी रही, राजनीतिक मंशा नहीं है, मगर ये सच है कि ये जो जातियां जो आज अनुसूचित जातियां हैं ये कभी भी अस्पृश नहीं थी। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मैं 1950 तक मेरी जाति सामान्य जाति थी, मैं जाटव हूँ, मगर 1950 में पहली बार ये जाति सूची में आई। 1935 की सूची में 429 जातियों को सूचीबद्ध अंग्रेजों द्वारा किया गया, ये मानते हुए कि जो हिंदुओं की मुखालिफत करते हैं उन जातियों को, 429 जातियों को शामिल करके उनको आरक्षण की परिधि में लाया गया जी। ये कहीं भी किसी भी सूरत में अस्पृश्य जातियां नहीं थी। इसलिए मैं इनकी बात को डिटो करता हूँ। बेशक से ये हमारे विरोधी हैं, विपक्ष में है, मगर इनकी जाति और मेरी जाति अनुसूचित जातियों में आती है, इस वजह से मैं ये बात कह पा रहा हूँ जी। और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, मगर 1978 में जब इंदिरा गांधी पूरे देश से लोकसभा का चुनाव हार चुकी थी, तब 13 तारीख को यानी कल बैसाखी के दिन जर्नल सिंह भिंडरावाला वो पंजाब में उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का गठन हुआ, उसकी कैप्टन बने और उससे अगले दिन रोपड़ के काशीराम उन्होंने वामसेफ का गठन किया। और उन दोनों के पीछे कौन थे ये आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, आप यही बात हुई ना, नहीं एक मिनट सुन ले, बोलिए। उसके बाद एक ने तो गोली से आतंक फैलाया और दूसरे ने गोली से आतंक फैलाया। तिलक तराजू और तलवार, मारो इनके जूते चार। बस यही आना था। समाज में विद्वेष की भावना को पुष्ट करने का काम 1978 से शुरू हुआ। ठीक है जाटव साहब, जो बाद में बढ़ते बढ़ते रुक करेंगे। पासी साहब आपका देखिए, हम लोगों ने बात की थी आज की राजनीति की, हम गए इतिहास के कुछ स्वर्णिम दौर में। इतिहास में दोनों अक्षर हैं, स्वर्णिम युग भी रहा है और कुछ युग ऐसे भी है जिसकी जिक्र ज़्यादा होती है, जो तकलीफ भी देती है काफ़ी हद तक। लेकिन अब उसी इतिहास से नीचे ढलान पर आते आते हम राजनीति के उस पटकथा को भी देख और पढ़ रहे हैं जिस पटकथा में वह इतिहास स्वर्णिम भी समाहित है और जिस इतिहास को ज़्यादा जोर से यूज़ भी किया जाता है, जिसके मायने क्या निकलते हैं किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट स्टेटस पर। पासी साहब, अंबेडकर साहब को लेकर के खूब बातें हो रही हैं। वह भी दौर याद है जब सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री साहब की टिप्पणी हुई थी, तब आप लोगों ने खूब घेरा था। अब वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको भी कटघरे में खड़े करते हैं, भले कांग्रेस के बहाने ही सही, कांग्रेस का नाम लेकर, लेकिन नंबर तो रामजी लाल सुमन का भी आता है अन्य कारणों से। ऐसे में अब आज की राजनीति के लिहाज से बता दीजिए, क्या 2027 का भविष्य इसी तरह तय होगा कि कौन किसके बारे में क्या किया, क्या सोचा,
या फिर आगे की भी कोई रणनीति विकास के माध्यम से, लोगों के हक हुकूक के माध्यम से भी तय की जाएगी, या सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा? देखिए सर, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान भाजपा और आरएसएस के लोगों के नजर में कितना है, ये किसी से छिपा नहीं। ये कितना सम्मान करते हैं, यह पूरे देश के लोग जानते हैं। मैं डिबेट में वो सारी बातें कह पाना मुश्किल है समय के अभाव के कारण, लेकिन मैं कुछ एक दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ताजा उदाहरण है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के जी, और डायल 100 की व्यवस्था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से लेके आए और यहाँ लागू किया। अब जब माननीय योगी जी आए 17 में, तो योगी जी ने उसको चेंज कर दिया, उसका नाम हो गया 112। अगर किसी भी से पूछा जाए ये कि भाई 100 को 112 आपने किया तो इससे क्या फायदा हुआ, जैसे जाटो जी बैठे हैं, जाटो जी ही बताएं कि 100 से 112 करने में क्या फायदा हुआ। हाँ। इसी तरीके से इन्होंने संविधान की धाराओं का भी नाम बदला। जब बाबा साहब के लिए इनके पास हृदय में इनके इतना सम्मान है और ये सम्मान करते हैं, तो संविधान की धाराओं को बदलने की क्या जरूरत थी। जैसे एक धारा में उदाहरण में ले रहा हूँ, 156(3) है, उसको इन्होंने 175(3) कर दिया। तो इसको जब ये कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई, तो उसको बदलने की क्या जरूरत थी। बाबा साहब आप कह रहे, अब इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। यदि अभी जल्दी तमाम ऐसी एक दो घटनाएं घटी हैं कि अगर इस समय कोई ये सोचे, ये परमिशन मांगे कि मैं बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहता हूँ, स्थापना करना चाहता हूँ, उसका परमिशन नहीं मिल रहा। अच्छा, बस सम्मान करते हैं केवल, उनकी बातों को माना नहीं जाता है। आप देखिए, कार सेवा अयोध्या में हुई थी 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि। पहले ये लोग आरएसएस के लोग उसी दिन खुराफात का काम करते थे जिस दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि। इनके सारे काम 6 दिसंबर को होते थे कि वो दबकर रह जाए। तो इस तरीके से वो करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, साफ मन से करिए। ठीक है, नहीं ठीक है, आपने कुछ इम्पोर्टेंट बात की है, जवाब ले लेते हैं। जाटव साहब, जो बातें पासी साहब कह रहे हैं, सम्मान आप करते हैं, इस बारे में आप बताते तो जरूर हैं, लेकिन क्या सम्मान की वह भावना उतनी ही निहित है जितनी आप चर्चा करते हैं? इसको लेकर के उनका सवाल है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिए जो आपने भी सुने, इनको आप कैसे देखते हैं? और अब चूंकि अम्बेडकर जी के नाम को लेकर के खूब विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो बातें करता है, क्या सिर्फ बातें में ही चीज़ रह जाती हैं या वाकई में कुछ चरितार्थ, इसका कुछ रिजल्टेंट भी निकलता है? जाटव साहब, देखिए, आज बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्मदिन है, पूरे देश भर में मनाया भी जा रहा है। स्वाभाविक बात है, उन पर हम एक सकारात्मक चर्चा भी करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से अभी हमारे पासी जी ने जो बातें कुछ कही कि ये धाराओं के नाम क्यों बदल दिए गए, नंबर क्यों बदल दिए गए, इन बातों का कोई इस आज के जो इतना बड़ा जो हमारे जो समारोह हो रहा है देश में, इस दिन इस पर चर्चा करने का या ये विषय भी मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से चर्चा के योग्य है। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश का एक आइकन बनाया। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस देश के निर्माण में
समय समय पर, जब वो ब्रिटिश काल में 1942 में 9 जुलाई 1942 को श्रम मंत्री बने वायसराय की समिति में, कैबिनेट में, उसके बाद में उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम किए। इसके अलावा उन्होंने, लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस लेकर के, अरे भैया 1942 में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो केंद्रीय मंत्री थे, श्रम मंत्री थे। वो अपने आप में इतने सक्षम और ताकतवर थे कि 1947 में उनको कानून मंत्री बनाया गया। और इस आशय के साथ कि जो उनका जो ज्ञान, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या पासी साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक मिनट जाटव साहब, एक मिनट। हाँ बोलिए पासी साहब। बताइए, ये चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, या है? आप वो बताइए कि उन धाराओं का नाम बदलने से या डायल 100 को क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में फायदा क्या? वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बाबा साहब को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, आप इतना एक लाइन में बता दीजिए कि इससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान। ठीक है, बोलिए जाटव साहब। क्या आज बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को ध्यान करने की आवश्यकता है या राजनीति करने की आवश्यकता? पासी जी मुझे ये बताएं। अगर मैं उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बताना चाह रहा हूँ, आप रोक क्यों रहे? संविधान की धाराओं, उनके सम्मान के बारे में, अगर जो सम्मान उनका सम्मान था उसके बारे में अगर कोई विषय बोल रहा हूँ तो उसमें क्या क्यों आप परेशान हो रहे हैं? क्या जरूरत थी उसको, क्या आवश्यकता थी कि आपको बदलना पड़ा? जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्यों बदला है, मैं यही जानना चाहता हूँ उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में भी बात कर लेते हैं। समय जाया हो रहा है। ठीक है, बोलिए बोलिए। उनका बहुत अच्छा इतिहास है, नौजवान बच्चों को सुनने दो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1947 में कानून मंत्री बने और उनके अनुभव के कारण से उनको कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में वो विभिन्न ओहदों पर रह करके उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मान्यता देने का काम करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरीके से उन्होंने 1947 में उनको कानून मंत्री बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और फिर उन्होंने भारत के इतिहास में, भारत का जो संविधान है उसमें अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो ड्राफ्ट किया। तो जाटव साहब, बाबा साहब के सपनों का यह भारत है क्या? जैसा बाबा साहब के सपनों की भारत की बात की जाती है, क्या आपको लगता है आज के प्रेजेंट स्टेटस में उनके सपने साकार हो गए होंगे? देखिए, सपने तो हमेशा साकार होने के लिए ही देखे जाते हैं। हाँ। और उन सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार जो है वो कार्य भी कर रही है और तमाम तरीके से उनको सम्मान देने का काम किया। जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए उस स्थान को हमने भव्य स्मारक बनाया। जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली वहाँ पर हमने भव्य स्मारक बनाया। जहाँ उनकी अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड, वहाँ हमने भव्य स्मारक बनाया। जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया चैत्य भूमि, वहाँ हमने भव्य स्मारक बनाया। जहाँ उन्होंने अध्ययन किया ब्रिटेन में जाकर के, उस मकान को हमने भव्य स्मारक के रूप में बनाया। लेकिन वही बात होती है ना जाटव साहब, आपने उनके लिए स्मारक बनाया, जाटव साहब आपने उनके लिए स्मारक बनाया, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए स्मारक बनना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने जिनके लिए कल्पना की थी कि वो समाज के निचले पायदान से बिल्कुल ऊपर तक आ जाए या समान तो कम से कम हो ही जाए, क्या वह हो पाया? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम लोगों को यह सोचने के लिए छोड़ भी देते हैं, वो खुद भी कल्पना करें, महसूस करें और समझें कि क्या जो सोचा गया था वह हुआ क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, बात बाबा साहेब के सम्मान की होती है, बात बाबा साहेब की जयंती की जरूर होती है, लेकिन बात बाबा साहेब के विजन की क्या होती है, जिन्होंने सोचा था कि हर एक व्यक्ति जो नीचे खड़ा है वह समान अधिकार के साथ समकक्ष तरीके से समाज में रिप्रेजेंट हो सके। यह भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।